बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पे उन गैर मुल्कियों के हवाले से जो पाकिस्तान में अशरों से रह रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर जो भी मुजरिमाना कार्रवाइयाँ होती हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की अदलिया से मुंसलिक एडिशनल जजेस तक को कत्ल किया गया, उसके पीछे भी गैर मुल्कियों का हाथ था। वो गैर मुल्की जो यहाँ पे किसी दस्तावेज के बगैर रह रहे थे, वो गैर मुल्की जो नादरा के स्टाफ के साथ साज बाज करके उन्होंने फैमिली ट्री के अंदर अपने नाम लिखवाए हुए थे, वो गैर मुल्की जिनकी यहाँ पे मियाद रहने की वो अरसा दराज से ख़त्म हो चुकी थी, उसके बावजूद वो पाकिस्तान में रह रहे थे। और वो गैर मुल्की जिन्हें UNHCR ने $400 अब से कुछ साल पहले दिए कि भाई अल्लाह का वास्ता अपने मुल्क चले जाओ, लेकिन वो गए तो ज़रूर, $400 भी ले लिए, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वही पाकिस्तान में वापस आ गए। अब उनकी तादाद मिलियंस के अंदर है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से हम बात करें तो अफगान यहाँ पे जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो नियरली 4 मिलियन के करीब हैं, जिसमें मेजॉरिटी उन लोगों की है जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड ना नादरा के पास है ना किसी और इदारे के पास है, और बगैर किसी डॉक्यूमेंट और दस्तावेज के बगैर किसी डॉक्यूमेंट के बगैर वो यहाँ पे रह रहे हैं। इस पर एक एपेक्स कमेटी का इजलास होता है और उसके बाद एक पॉलिसी को वाजे किया जाता है, और पॉलिसी को वाजे करने से पहले एक रिलैक्सेशन दी जाती है। रिलैक्सेशन ये दी जाती है कि अक्टूबर का ये महीना उनके पास मौजूद है। वो गैर मुल्की जो पाकिस्तान में बगैर किसी डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनको मौका दिया जाता है कि वो अपने अपने ओरिजिन कंट्री ऑफ ओरिजिन में वापस चले जाएं, अपने अपने ममालिक में वापस चले जाएं। उसके बाद यानी 1 नवंबर के बाद ये एक पॉलिसी वज़ा की गई है कि फिर स्टेट अपना रास्ता खुद लेगी, स्टेट अपना रास्ता चूज करेगी, और उसकी बुनियादी वजह माजी करीब के अंदर कुछ होने वाले वाकयात और हादसात हैं जिनके अंदर उन गैर मुल्कियों का डायरेक्ट या बराह रास्त उनकी इन्वॉल्वमेंट है। इस पर अफगान जो तालिबान हैं, रजीम के जो तर्जुमान हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि जो इस ऐलान पर रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में अफगान महाजरीन के साथ सलूक को नाकाबिल कबूल करार देते हुए उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी मसाइल में अफगान महाजरीन का कोई हाथ नहीं है। इस पर जरा बात करेंगे कि कितना जरूरी है। माजी में भी इस तरह की पॉलिसी सामने आई हैं, लेकिन उन पॉलिसीज को हमने देखा कि वो कंसिस्टेंट नहीं रही, या वो सियासी दबाव का शिकार हो गई, या उन पॉलिसीज का हमने जो नुक्ता उरूज देखा वो यही देखा कि इनको रिलैक्सेशन पे रिलैक्सेशन मिलती रही। क्या अब जो नई स्ट्रेटजी, जो नया फ्रेमवर्क लाया जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म रहेगा? क्या इस इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, क्या उसको भी वो अपना पाएगी या नहीं पाएगी? इस पर अपने पैनलिस्ट से यकीनन पूछेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज में, इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया शनीला अम्मार साहिबा ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने। हमारा साथ दे रहे हैं स्काइप के जरिए मोहम्मद नौशाद अली साहब और आगा इकरार हारून साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल शनीला साहिबा आपसे होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ इक़दामात शुरू, मौजूदा सिक्योरिटी हालात में ये फैसला कितना दुरुस्त है? देखिए, ये जो फैसला है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये इकदाम उठा लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में ये है कि पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं। को अगर एक हुकूमत आके ये करती है, दूसरी हुकूमत उसको जो है वो रोक देती है। जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे जो लोग मुकीम हैं, आप देखिए कि दुनिया में उनके बारे में क्या कानून साजी है। क्या दुनिया के अंदर ये होता है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे रहते हैं उनको रहने देते हैं, या वो अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते तो फिर भी वो उनको रहने देते हैं? पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये है कि अगर आप देखें तो बहुत सी दहशतगर्दी के अंदर, स्मगलिंग के अंदर, अगवा बराए तावान के अंदर ये तमाम गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम अफगानी है, मेजॉरिटी नहीं लेकिन काफ़ी लोग उसमें से उनमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अब लेकिन ये है कि 30 जो अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है, मुझे उसमें नहीं नजर आता कि जब आपने कहा 4 मिलियन के करीब हैं वो, उसमें से सिर्फ 10% जो लोग हैं ना वो रजिस्टर्ड महाजरीन हैं,
यानी जो बाकी हैं वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे पैदा भी हो गए हैं, यहाँ के यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो पढ़ भी रहे हैं, हो सकता है कि प्रोफेशनल जॉब्स वगैरह भी कर रहे हो। आप कैसे तमाम लोगों को जो है वो एकदम से निकालना शुरू करेंगे, लाखों की तादाद में लोगों को कैसे आप बॉर्डर के पार करेंगे, उसकी क्या हिकमत अमली होगी? जब आप उन इदारों से बात करते हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले, वो कहते हैं जी हमने हिकमत अमली बना ली हुई है, हमारे पास पूरी पॉलिसी बन गई है, लेकिन ये है कि इससे कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर कोई बहरान ना पैदा हो जाए या इसके कोई ऐसे इफेक्ट्स ना आने जो शुरू हो जाए जो दहशतगर्दी की सूरत में हमें भुगतने पड़ रहे हैं। तो पॉलिसीज जो है उसको देखभाल के बनाना होगा, उसमें कैटेगरीज बनाई जा सकती है। अभी कुछ तो लोग ऐसे हैं जो अभी जब 2021 में अमेरिका गया है अफगानिस्तान से, तो जो वो बहुत से ऐसे जो अफगान थे जो गैर मुल्की कंपनियों के साथ वहां पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उनको लेके आए हैं, वो यहाँ पे होटल्स में, गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। उनके मुल्क, उन मुल्कों से राब्ता किया जाए, कुछ लोगों को वहां पे डिपोर्ट किया जाए जो पाकिस्तान में पैदा हुए, देखा जाए कि उन बच्चों का इस वक्त क्या स्टेटस है। अगर वो कोई प्रोफेशनल है, किसी जॉब में है, तो उनको नेशनैलिटी देनी चाहिए, क्योंकि हमारे काम आएंगे। वो प्रोफेशनल्स हैं, वो किसी फील्ड में जा चुके हैं, देनी चाहिए। जो देखें, जो प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, यहाँ पे किसी ना किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई आपको पॉलिसीज बनानी है, दुनिया के अंदर है। लेकिन पाकिस्तान ने जो महाजरीन को अपने पास रखा हुआ है, देखिए जितनी भी कन्वेंशन है उनमें से किसी में पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं है। ये तो एक इंसानी हमदर्दी के तहत हमने उनको रखा है, लेकिन ये इंसानी हमदर्दी हमारे गले पड़ चुकी हुई है। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो लोग हैं उनको, उनके ऊपर तो केसेस चला के उनको तो जो सजाएं मिलनी वो मिलनी चाहिए। जो गैर कानूनी तौर पे हैं, जिनके बारे में शक शुबात है, उनको भी देखना चाहिए। देखिए जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था पहली दफा, तो जो 9 मई को किया गया था, तो जो इस्लामाबाद के अंदर जिन्होंने आपकी रोड ब्लॉक की हुई थी ना, उनमें मेजॉरिटी अफगान लड़के थे जिनके हाथों में डंडे थे, वो लोगों की गाड़ियों के ऊपर बरसा रहे थे। तो बहुत ज्यादा खतरा उन लोगों से है कि जो उनकी नौजवान नस्ल परवान चढ़ रही है, ना तालीम हासिल कर रही है, वो आपको या इन एक्टिविटीज में नजर आएगी, या वो भिखारी हर जगह पे आपको घूमते फिरते हुए नजर आएंगे। तो पॉलिसीज बनाई तो है, लेकिन इसका तसलसल जरूर रखें, और पॉलिसीज का जब इसके ऊपर अमली जामा पहनाएं तो वो इस तरह से होना चाहिए कि वो मजीद प्रॉब्लम जो है वो ना क्रिएट करें। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सर ये फरमाइएगा कि एक एम्बिशियस प्लान नज़र आता है कि 31 अक्टूबर या 1 नवंबर तक जो डेडलाइन दी गई है उसमें ये लोग सारे क्या वापस चले जाएंगे, और इतनी बड़ी तादाद में जो बाकी रह जाने वाले लोग होंगे उनको डिपोर्ट फिर किया जा सकता है, जो कि नियरली 4 मिलियन के करीब हों। तो क्या ये जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं इनको इस वक्त के अंदर हासिल करना मुमकिन हो पाएगा? शुक्रिया यासिर। एक तो मैं ये जब अभी तजवीज़ पेश की ना क्या शरीला ने कि वो लोग जो प्रोफेशनल्स हो चुके हैं आप उनको नेशनैलिटी दे दें, और उस पर आपने हैरत का इज़हार किया। मैं ज़रा सा उसको इनकी तजवीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ। जिसने समीम कल्ब के साथ पाकिस्तान की नेशनैलिटी इख्तियार कर ली है और उसका दिल कहीं और नहीं धड़कता, आप उसको नेशनैलिटी दे सकते हैं, उसमें हैरत की कोई बात। कैसे पता चलेगा सर समीम कल्ब के साथ? उसके कैरेक्टर से पता चलेगा, यू नेवर नो सर, उसके कंडक्ट से पता चलेगा, और ये पता चल जाएगा। अच्छा, ये बात तो यहाँ तक हो गई। देखिए जो आपने सवाल किया और जो आज मौजू हम ज़ेर बहस ला रहे हैं, मैं एक बात तसल्सल के साथ यहाँ कहता चला आ रहा हूँ, और आज मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन मौका है कि उसे रिपीट किया जाए आज के हालात के तनाजुर में। वो क्या है? मैंने यहाँ बार बार ये कहा कि आपके यहाँ एक नया मिसाक वजूद में आ चुका है, जिसका मकसद क्या है? डूबती हुई रियासत को अपने पाँव पे खड़ा करना, और माजी में जो आपने गलतियाँ की हैं उन गलतियों को दुरुस्त करना, और दुरुस्त करके पाकिस्तान जिन मसाइल के चुंगल में फंस चुका है उससे निकालना। उसका एक पहलू ये भी है। देखिए ये जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं और ये जो भी प्रॉब्लम है, इसकी इब्तिदा और इस तोहफे की इब्तिदा सर्द जंग के ज़माने में हुई, जब सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आमने सामने आ खड़े हुए हमारी सरहद पर, और उसके बाद पूरे रीजन की पॉलिटिक्स बदल गई, पूरे रीजन के हालात बदल गए और लोगों का आना जाना शुरू हुआ। अब ये देखिए कि अफ़गान मुहाजिरीन ईरान में भी गए, लेकिन हमें तारीख़ बताती है, हम जानते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं डॉक्टर साहब की तरह,
कि उन्होंने कैंप्स बनाए और उनकी शहरों में आमद पर पाबंदी लगाई। सर तुर्की में मुझे खुद इत्तेफाक हुआ है, वहाँ पे उन्होंने शामी महाजरीन के साथ हमारी मुलाकात कराई, उसके अंदर उन्होंने तमाम कैंप्स के अंदर उनको रखा हुआ था, अच्छे तरीके से रखा था, लेकिन कैंप से उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। ईरान में अफगान मुहाजिरीन के साथ ऐसे ही था, लेकिन यहाँ उस ज़माने में डिक्टेटरशिप थी भाई भाई और डिक्टेटरशिप और डिक्टेटर के अपने मसाइल थे। वो जो दाखिली मसाइल थे वो बैरूनी मदद से उन्हें हल करने की कोशिश में उसने इन अजनबी लोगों को ये खुली छूट दे दी, आने की, रहने की, कारोबार करने की और बगैर टैक्स के कारोबार करने की। और उनका ट्रक कराची पेशावर से चलता था और कराची तक जाता था और कोई टोल टैक्स नहीं देता था। ये हुआ और इसके साथ साथ हमारे मुल्क में क्लाशनकोफ आई, मंशियात आई और इसके अलावा मुजरमों के गिरोह दाखिल हुए और मुजरमों के कुछ गिरोह वो भी थे जो बाहर जाके किराए के सिपाही के तौर पे जंगें लड़ते रहे और यहाँ आकर उन्होंने इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की। उनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो साबिक कबायली इलाकों में गुज़श्ता हुकूमत ने 40-50 लाख हज़ार अफराद को ला के बिठा दिया। तो ये उसका पस मंज़र है और इस पस मंज़र की वजह से हमारा मुल्क खुद ये वफाकी दारुल हुकूमत ख़तरे से है। आप जानते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत के इर्द गिर्द बहुत सारी आबादियाँ इन अजनबी लोगों की हैं। बहुत सारी आबादियों में सर एक सेक्टर है, अगर मैं नाम ले लूँ, G9 सेक्टर है, जो इस्लामाबाद में रहते हैं या इस्लामाबाद को जानते हैं, उन्हें आइडिया होगा कि ये गैर मुल्की लोग इस सेक्टर के अंदर कितनी बड़ी तादाद में रहते हैं और इनकी ओनरशिप में प्रॉपर्टीज कितनी है। यस, G9 सेक्टर 12 कहूँ, इसके अलावा इर्द गिर्द की जो आबादियाँ हैं, इन आबादियों में यही गैर मुल्की मौजूद हैं और ये गैर मुल्की इतने खुदसर और सीना जोर हो गए हैं कि ये जराइम करते हैं और मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस हैं यहाँ। और ये जो फ़िरका वाराना मसाइल हैं इनमें भी इनका किरदार मौजूद है और दहशत गर्दी में तो इनका किरदार मौजूद ही है। इस सारे मसले का हल का वाहिद तरीका ये था कि रियासत एक दुरुस्त फैसला करे और दुरुस्त फैसला मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सियासत के ज़िम्मे में भी हो गया है और इस तरह के मसाइल और मुआशी मसाइल के हल के सिलसिले में पहली बार 75 बरस में पहली बार रियासत एक फैसले पर आ चुकी है, एक मीसाक हो चुका है। बाकी जो आप बात कह रहे हैं कि क्या 30 दिन में जा सकेंगे, 45 दिन में जा सकेंगे, ये टेक्निकल मसाइल है, ठीक है, ये अमली मसाइल है। आप ये कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। मैं आपको शामिल करता हूं मोहम्मद नौशाद अली साहब, ये फरमाइएगा अफगान रजीम के तर्जुमान की जानिब से ये बयान कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पर नजर सानी करे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी मसाइल में अफगान महाजरीन का कोई हाथ नहीं है और अफगान महाजरीन के साथ ये सलूक नाकाबिले कबूल है, किस कदर गैर मुनसिफाना, गैर हकीकत पसंदाना और ये जो बयान है कितनी एहसान फरामोशी है उनकी जानिब से पाकिस्तान के लिए। एक जुमला इस पे आपके सर मुझे जवाब लेने दे, फिर आप कर लीजिएगा प्लीज। देखिए, ये जो तर्जुमान का बयान है ये असल में उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो अफगानिस्तान जो है वो बच जाए और पाकिस्तान अल्लाह ना करे जो है वो किसी जगह पे एग्जिस्ट ना करता हो। मतलब आप अंदाजा करें कि जिस कौम को 40 साल हम पालते रहे हैं और जिस कौम की हालत ये है कि हमारी सोसाइटी तबाह की पहले उस मनशियात ने, क्लाशनकोफ कल्चर ने और ये जिन ग्रोहों का जिक्र किया है उससे पहले हमने अपनी जो मुआशरा है उसको तबाह कर लिया। उसके बाद जो रही खई कसर रह गई थी वो दहशतगर्द जो है जो इनके अंदर से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वहां शायद पता नहीं कहना चाहिए कि वहां सिर्फ वही पैदा होते हैं और उन्होंने हमें जो है ना किसी काबिल नहीं छोड़ा। जिन हालात को हम पहुंचे, इन हालात को पहुंचते वक्त हम अब बका की जंग लड़ रहे हैं भाई। बका हमने 40 साल ये जो महाजरीन वाला मामला है, ये जो अंसार और महाजर वाला मामला है, ये करते करते हमारी हालत ये हो गई कि हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और सिर्फ इन्हीं की वजह से लड़ रहे हैं। बंगाली भी यहाँ मौजूद है गैर कानूनी तौर पर, दूसरे ममालिक से भी लोग होंगे, लेकिन दरअसल ये सारा मामला जो है ये इन्हीं के गिर्द घूमता है। आप देखिए, स्मगलिंग में ये मुलविस पाए जाते हैं,
किसी किस्म का भी, ये पेट्रोल की स्मगलिंग हो, डॉलर की स्मगलिंग हो, कोई भी स्मगलिंग हो, दुनिया जहान की अशिया की स्मगलिंग, वो उन चीजों की भी स्मगलिंग जिनका अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी भी स्मगलिंग हो रही है। फिर उसके बाद जनाब बत्ताखोरी के अंदर ये इन्वॉल्व है। हमें अफगानिस्तान अफगानी नंबरों से फोन आते हैं, यहाँ पे सबको पता है, ये कोई आज की बात नहीं, कई सालों से ये सिलसिला जारी है। फिर उसके बाद आप देखिए कि स्मगलिंग, और इसके अलावा भी आप जस्ट देख लीजिए मनशियात का, कोई भी किसी किस्म की भी मनशियात हो, ये पाकिस्तान के कोने कोने में अफगान बस्तियां मौजूद हैं और ये लोग कोने कोने में फैले हैं। हर कारोबार के अंदर इनका हिस्सा है, हर जगह इन्होंने, ये करते क्या है, ये उसी जो पैसे की कमाई, जो इस मनशियात की, इन चीजों की कमाई है, चूंकि वो एक्स्ट्रा होती है, उसके अंदर इजी मनी है, उसके अंदर से पैसा बहुत आता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं एक दफा शाह आलम, यहाँ पे किले की घाटी, जो लोग लाहौर को समझते हैं, वहां एक स्टपनी मार्केट है जहां से ये गाड़ियों की स्टपनियां मिलती हैं, पुरानी गाड़ियों की। एक शख्स मुझे, एक ऐसे नौजवान सा था, वो मुझे वहां मिला। वो पांडी का काम करता था, ये जो माल उठा के ट्रकों में रखते हैं और लोग फिर लेके जाते हैं दूसरे शहरों में, वो ये काम किया करता था। मेरी मुलाकात उस शख्स से तीन साल के बाद हुई, तो पता चला कि वो वहीं पर, पहले वो शू मार्केट की, वो पांडी का काम करते थे, फिर उन्होंने वहां स्टपनी मार्केट के अंदर अपनी दुकान बना ली। 1-2 साल बाद दोबारा मुलाकात हुई, तो वो 3 भाई थे, 3 भाइयों ने अपनी दुकानें बना ली। जिस जगह दुकान बनाई वहां करोड़ों रुपए की, ये 90s की बात बता रहा हूं, कि पगड़ी पे दुकान मिला करती थी। मामला ये है भाई कि इन्होंने हर 2 नंबर तरीके से, हर गलत काम से जो पैसा कमाया, वो जो उसके जरिए जायदादें खरीद ली। फिर अब ये जिसकी तरफ शहनीला ने जिसकी तरफ इशारा किया है कि इन्होंने यहां शादियां कर ली, इन्होंने यहां पर इनके बच्चे पैदा हुए, जिसके बाद अब वो यकीनन तीसरी जनरेशन है। तो इसका एक आप ज़मीनी सवाल भी ले लीजिएगा कि इसके जिम्मेदार फिर हमारे कुछ इदारों के लोग भी तो है ना। नादरा के अंदर एक गिरोह पकड़ा गया, चौधरी निसार अली साहब के दौर के अंदर एक एक्शन हुआ था, प्रॉपर इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, कुछ गिरोह पकड़े गए जिन्होंने पैसे लेके फैमिली ट्रीज में इनको शामिल किया, तो जिम्मेदारी तो फिर बराबर आयद होती है ना सर। यकीनन देखें, ये मुमकिन नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बर्र-ए-सगीर में आई थी, अगर उसको वेलकम करने वाले यहां मौजूद ना होते तो ये हालत ना होती जो बाद में फिर हमें जंगे आजादियों के लड़नी पड़ी, ये पार्टीशंस हुई। आप अमेरिका के अंदर जाइए, वहां ये काम आप नहीं कर सकते, वहां के लोग ये करने नहीं देते, वहां के लोग मुहिब्बे वतन हैं, वहां आप इस तरह का काम नहीं। किसी दुनिया के मुल्क में चले जाएं, जो मिसाल हमने कायम की है कि हमने अपना तन मन लुटाने के बाद भी आज हमें क्या सुनने को मिल रहा है कि नाकाबिले कबूल है। आप अंदाजा कीजिए कि ये गुफ्तगू क्या भाई, रजिस्टर अफगानियों को तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। आप वजीर दाखिला की बात को गैर मुल्कियों की बात की उन्होंने, ठीक, उन्होंने कब कहा कि जी किसी रजिस्टर अफगानी को हम कुछ कह रहे हैं। अब ये इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना, वो जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो जुर्म कर रहे हैं, उनको भी बना दे। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, किस कानून में है। ठीक, पॉइंट आ गया सर आपका। डॉक्टर साहब प्लीज सिर्फ इतना कहना, जब आपने ये सवाल किया ना सर, वो ये था कि वो अफगान हुकूमत ने कहा है कि ये जुल्म है, ये ना करें। मैं आपको ये बताऊं कि मैं सदर ममलिकत के साथ अफ़गानिस्तान गया, अशरफ गनी की हल्फ बर्दारी की उसमें तकरीब में, तो आप यकीन जानिए कि सदर ममलिकत के काफ़िले को, उनके इंटोरेज के अरकान को काबुल शहर जाने की इजाज़त नहीं थी। हम तकरीबन हिरासत में थे वहाँ। तो ये ऐसे आप एक साबिक तर्जुमान कैसे आप कह रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ क्या सलूक किया गया अफगानिस्तान की दारुल खिलाफे काबुल के अंदर। माय गॉड, तो फिर यकीनन अगर हम रेसिप्रोकेट करने पे आ गए तो फिर तो बड़ा काम खराब होगा। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ये फरमाइएगा सर कि यहाँ पे बात हुई कि जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं इस माशरे के अंदर, उनको नेशनैलिटी दे दी जानी चाहिए। तो क्या सर अगर हमने ये प्रेसिडेंट सेट करना शुरू कर दिया, फिर तो इस बुनियाद को लेकर लोग इंटरनेशनल इदारों के पास भी चले जाएंगे और उनको कहेंगे कि जी फला शख्स को अगर नेशनैलिटी मिल जाती है तो हमें भी दे दीजिए, हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क के अंदर भी शोरश है। इस तरह की जो तजवीज़ हैं या इस तरह की जो इक़दामात हैं करने से क्या जो स्टेट है उसकी पॉलिसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का अंसर आया नहीं होगा? पहली तो बात यह है कि मैं शहनीला के इस पॉइंट से एग्री करता हूँ, और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अगर किसी मुल्क में जंग हो तो जो हमसाया ममालिक हैं उन्हें रेफ्यूजी स्टेटस देने की, सर मैं एक मिसाल जब 79 में है वो तो वो पाबंद हैं। जो बात डॉक्टर साहब ने की कि उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रखना था,
उस वक्त हमने एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, और पुरानी जनरल ज़ियाउल हक की मरहूम की तकारीर होंगी PTV के रिकॉर्ड में, वो ज़रा सुनवाइए, तो वो फिर आपको सबसे बड़ा जुर्म के स्टेट यहाँ बैंक अकाउंट खोले गए, अरब और चेचन और कौन कौन से दहशत गर्दों की पनीरी यहाँ नहीं लगाई गई, बगैर वीजे के वो आए, सेटल किए सर, गए, वो बचे टाइम तो हो गया, आए। अभी उस की तरफ बात से करें, आप रुख 2023 मोड़ने की के बात लिए करें डॉक्टर साहब। उनका जो आपने स्टेट पॉलिसी बना ली कि हमने बॉर्डर फेंस नहीं करना, और ये हमारे भाई हैं, अब और तो कर लिया ना ये border कि fence। ये एक मजहबी जंग 80 होगी, अरब ये रुपया अफगान होगा, और उनकी इमेज बिल्डिंग आपने 30-40 साल की, यहाँ से साफियों को त्यारों में ले जाया जाता रहा, और फर्जी का दास्तानें रखवाई उन रसालों में आज मौजूद हैं, वो किताबें लोग उनका नाम लेने से आज कतराते हैं। तो सारा 30 साल बयानिए वाले भी वो लोग मुजरिम हैं। अब अच्छा हो रहा है कि हम अपना बॉर्डर सील कर रहे हैं, हम इन लोगों के बायोमेट्रिक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी लॉ में ये फ्लॉ है कि नेचुरलाइजेशन राइट्स नहीं। अगर दुनिया भर में, अगर अमेरिका के में फिजा में से भी कोई बच्चा अगर जहाज में पैदा हो रहा है, उस मुल्क में बाय बर्थ, अगर किसी बच्चे ने पाकिस्तान की सरजमीन में जन्म लिया, 38 करोड़ उनकी सुन आबादी लें, है, मेरा पूरा पॉइंट सुन लें, कॉन्टिनेंट उनके पास है, मेरा सर, क्या पॉइंट बात सुन कर रहे लें। हैं, सर, और resources अगर देखें। किसी गैर मुल्की ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की है, तो वो इस मुल्क में जायज़ तौर पे रहने का है। वो बच्चा जो इस सरजमीन में पैदा हुआ है, चाहे वो जिस भी ये कवानीन हमारे यहाँ होने चाहिए, नहीं है। अब जो लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उन पे पाकिस्तान के दरवाजे बंद होने चाहिए। लेकिन जरूरी है कि उस शख्स के ऊपर दरवाजा बंद करें तो जो कि, और उसके ऊपर क्या, उसका मुनाफकत की इंतहा डॉक्टर साहब, देखें। उसका क्या मुनाफकत जो की- जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो अरसा दराज से पाकिस्तान में रह रहा है, कारोबार कर रहा है। जिस मुल्क की समुद्रों में किश्तियां डूब रही हैं, जिनकी माओ ने मुसल्ले पे जुम्मे की नमाज पे वो कहती है मेरा बच्चा यूनान में सेट हो जाए, न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाए, वो ये बातें कर रही है कौम। आप ये तो देखें कि 1.25 करोड़ वहाँ हम दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी एसेट्स हैं। ठीक है, हम गरीब मुल्क हैं, हम ये हैं, इन लोगों को ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इन्हें रियासत ने आबाद किया और अब रियासत ही फैसला कर रही है कि हम उन्हें वहाँ भेज रहे हैं। लेकिन नेचुरलाइजेशन, जो लोग यहाँ बिहारी हैं, वो लोग जिनके ऊपर बांग्लादेश जब वहाँ वो बना तो उन्हें कहा गया कि आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, वो वहाँ कैंपों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, और जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इधर उनको अमेरिकी डॉलरों के चक्कर में ने बुलाया, जो पाकिस्तान की मोहब्बत में बांग्लादेश में गद्दार ठहरे। उनके लिए हम यहाँ नहीं, क्योंकि उनके साथ डॉलर नहीं थे। इस मुनाफकत का भी पर्दा चाक करना होगा। ये सिर्फ आज आपकी पॉलिसी है, और आप कह रहे हैं जी G9 में क्यों है। तो इसी तरह जो यूरोप में फार राइट है वो कहता है साउथ हॉल में पाकिस्तानी क्यों है, ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी यूरोप से कंपैरिजन हो रहा है। लंदन का सर, पॉइंट आ मेयर गया, जो है डॉक्टर साहब, सादिक खान क्यों पॉइंट आ गया। है। भाई जब 4 मिलियन सर, यहाँ पॉइंट आ रह गया, रहे हैं, डॉक्टर साहब, तो उनका पॉइंट आ कहीं गया, G9 डॉक्टर साहब, पॉइंट आ बनेगा, गया। वो उसकी शादियां भी होंगी, डॉक्टर साहब, उनका पॉइंट रेस्टोरेंट आपका भी पॉइंट आ बनेगा। गया। आप ये कह रहे हैं कि जी नेशनलाइजेशन राइट, मैं इसमें आगा साहब आपको शामिल करूंगा। सर ये फरमाइएगा, एक तो ये बता दीजिएगा कि पॉलिसीज के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है। माजी में भी इस तरह की पॉलिसीज बनती रही, लेकिन हमने देखा कि हर आने वाली हुकूमत इसके हवाले से मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाती रही और उस पर अमल दरामद करती रही। एक तो अगर हम कंसिस्टेंट ना रहे तो क्या नुकसान हो सकता है, और दूसरा ये फरमाइएगा कि जिस तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, अगर हमने इस तरह की कोई विंडोज इनके लिए ओपन करना शुरू कर दी तो फिर जो पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज, अपने हालात हैं, वो किस तरफ जाएंगे। योर टेक सर। बहुत शुक्रिया। मुझे ये मैं कहना चाहता हूँ, शायद आपको अच्छा भी ना लगे, कि मैंने अफगानिस्तान में 1997 से लेकर 1999 तक और फिर 2002 से लेकर 2004 तक अफगानिस्तान के अंदर एज ए रिपोर्टर सर्व किए। ठीक, नहीं सर, हम आपके डाइवर्स एक्सपीरियंस को मानते हैं जी। मैं उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूँ जी। पहली बात है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ अपना अफगान रेफ्यूजीज है, वो अरबों रुपए का खेल है, अरबों रुपए का। जिस यानी कि जिस नदी से सारे पानी पीते हैं, तो इसीलिए नदी को बंद करना किसी को सूट नहीं करता था। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक अफगान डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूं। मैं चैलेंज से आपको कह सकता हूं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर फोरम पे जाके कबूल करने को तैयार हूं। आपके 15% से ज्यादा आपके सिर्फ इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के जो दुकानें हैं वो अफगानी ने खरीदी नहीं। ठीक पॉइंट है। मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि तकरीबन 15% ओरिगा जो शॉपिंग सेंटर है
और जितने भी शॉपिंग सेंटर है अपना इसमें गुलबर्ग लाहौर में, उनमें इन्होंने दुकानें खरीदी हुई अफगानियों ने। मैं कराची की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पेशावर की बात नहीं करता हूं, ये फैसलाबाद तक फैल चुके हैं, ये छोटे छोटे पंजाब के शहरों में फैल चुके हैं, वहां इन्होंने जायदादें खरीद ली हुई हैं। ठीक है, और इसीलिए कहा है, अब मैं उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, मैं सरफराज मुफ्ती साहब को अंडरस्टैंड करता हूं कि वो क्या बात कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जायदादें जब्त होंगी, Enough इसीलिए is उन्होंने enough. कहा है कि वो रियासत को मिलेंगी, क्योंकि सबको पता है कि ये मामला है क्या, पैसा इस कहां से मामले कमाया का गया। आसान नहीं है। जहां तक बात है इनको नेचुरलाइजेशन करने की, मुझे नहीं पता है कि नेचुरलाइजेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए किसी की पाकिस्तान में। इतना मैं आपको कह दूं कि अफगान को नेचुरलाइज करने से मुराद ये है कि आप बचा खुचा पाकिस्तान भी प्लेट में रख के आप उनको दे दें। हम सबका नहीं कह रहे, प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, आप ही के शो में मैं बलंगो बांग दावे से कहता था कि वक्त आ गया कि पाकिस्तान बचा लो या अफगानिस्तान बचा लो। याद है आपको मेरे लफ्ज? जी जी याद है, सुनहरी रूप में हमने और लिखे लोग कहते थे कि शायद मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो शायद नहीं करनी चाहिए। ठीक। जनाब, पाकिस्तान को खा गया अफगानिस्तान और अफगानी। एक आम पाकिस्तानी भी शायद यही सोचता है। इलिजिटिमेट हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो। आपने बड़ी प्यारी बात की यासिर साहब, आपने $400 का जिक्र किया कि इनको $400 दिए गए थे जाने के लिए, याद आया? जी जी याद। थैंक यू सो मच। एक वाकया सुनाता हूं आपको। ये बात है 2006 की, जब पहले दफा इनको $400 दिए गए पर पर्सन, नॉट पर फैमिली। 6-6, 7-7, 8-8, 12-12, 15-15 बच्चे हैं इनके। यूएनएचसीआर ने दिए हैं वो 15 को आप मल्टीप्लाई करें $400 के साथ। जी सही। रेटेना रिकॉर्ड हुआ जनाब, वो हार्ड डिस्क उड़ गई। वो एक नहीं, वो सारी हार्ड डिस्क उड़ गई जिनमें रेटेना का रिकॉर्ड हुआ था। ऐसे गए ऐसे वापस आ गए। ठीक। क्या बात कर रहे हैं आप? तो आप ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी रियासत ने अब बनाई है उसे कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा और उस पर अमल दरामद भी करना होगा। ये रियासत की पॉलिसी है, किसी सियासी जमात या उबरी हुकूमत की नहीं। सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ठीक। या अफगानिस्तान बचा लो, अफगान बचा लो, या पाकिस्तान बचा लो, या पाकिस्तानी बचा लो। ठीक हो गया, पॉइंट आ टाइम गया नहीं है हमारे पास अब। सर। आपका पॉइंट आ गया। एक आम पाकिस्तानी है। की भी तकरीबन यही राय है। आपका पॉइंट आ गया जी। और यहाँ पे लेते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में दूसरा मौजूद शामिल करेंगे। जी वेलकम बैक। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जनाब शुरू हुआ चाहता है और तकरीब जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो इंडिया में शुरू होगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने इस बड़े मेले में जो 4 साल के बाद होता है, वो जिसे वर्ल्ड कप कहा जाता है, उसमें शिरकत का इरादा किया। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तमाम वो जेस्चर्स दिए जो कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पे हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आगाज़ करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो वीज़ा दिया गया वो भी लेट दिया गया ताकि वो
वहां की सिचुएशन के साथ, वहां के ग्राउंड्स के साथ, जिन्हें अभी हमारी जो टीम है 15 रुकनी स्क्वाड है, 15 रुकनी स्क्वाड में कोई एक भी हमारा खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो वहां की जो क्लाइमेट के साथ एक्लिमेटाइज जिसने पहले किया हो या उनकी ग्राउंड के ऊपर जिसने पहले क्रिकेट खेली हो। उसके बाद जो सूरत हाल जनाब इस वक्त यहाँ पे दरपेश है, यहाँ पे मेरे कई दोस्त हैं, हमारे पैनलिस्ट के कई दोस्त हैं जिन्होंने 27 हज़ार रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से पे करके टिकट्स खरीदे, बुकिंग करवाई और एप्लीकेशन डाली, और इंडियन हाई कमीशन ने एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया कि जिस वक्त हमें वहां से हुक्म होगा तो हम आपकी एप्लीकेशन लेंगे। और तीसरी तरफ हम आपको यह भी बताते हैं कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी अपने हिंदुत्वा फाशिस्ट रिजीम के हामिल लोगों के लिए अहमदाबाद में टिकट खरीद के उन्होंने रखे हुए हैं, पहले से बुक कर लिया है, और वो जो पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में होना है उसमें अपने लोग भरेंगे। ये मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं। यही वजह है कि हमारा मीडिया का कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है उसको वीज़ा नहीं दिया गया, किसी मुबस्सिर को वीज़ा नहीं दिया गया, किसी हमारे शायकीन को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। ये क्रिकेट की हिस्ट्री में जो लेटेस्ट हिस्ट्री है क्रिकेट की 1970s के बाद से ये आज तक नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क को वीज़ा ना दिया हो। ये सिर्फ इंडिया के अंदर हो रहा है। इस पर ज़रा अपने पैनलिस्ट से उनकी राय जान लेंगे कि एक तो सिक्योरिटी रिस्क कितना बड़ा है, और जो नॉर्म्स को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की जानिब से, इस पर आईसीसी क्यों नहीं एक्शन ले रही, इस पर बातेगी। सवाल होगा शीला साहिबा आपसे। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आज से शुरू। पाक भारत मैच के दौरान दहशतगर्दी का खतरा और पाकिस्तानी शायकीन को वीजों का अदम इजरा, क्या सिक्योरिटी के नाम पर भारतीय इक़दामात बदनीयती पर मबनी है? देखिए, जो भारत की बदनीयती वो तो अब दुनिया पे भी आया होगी, और उसी वजह से अपनी तंग नज़री की वजह से दुनिया में जो इसका एक इमेज बन रहा था शाइनिंग इंडिया का, वो ख़त्म होता जा रहा है। अभी आप देखें कि जो कनाडा के अंदर हुआ, उसके बाद कनाडा ने जो उनके प्रोफेशनल्स को 15,000 वीज़े दें तो उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। जो ट्रेड का उनके साथ एग्रीमेंट होना था वो उस एग्रीमेंट को नहीं कर रहे हैं। अमेरिका इनको कह रहा है कि जी आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो मदद करें। इसी तरह जो मणिपुर के अंदर हो रहा है उसको लेके जो अकलियतों के साथ वहाँ पे रहे उसको लेके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बहुत ज्यादा कंसर्न है। उनके जो सरबराह है वो जनरल जो है वो कह रहे हैं, उनके वहां पे जो मशीर है माइनॉरिटीज को लेके, वो सब इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। पहली तो बात यह कि जिस वक्त ये वर्ल्ड कप का आया था तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा इसके अंदर डिबेट हुई थी कि क्या पाकिस्तानी टीम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान ने जो अपना बड़ेपन का मुजाहिरा किया, अपना बड़ा ज़र्फ दिखाया कि इन तमाम सिक्योरिटी के खदशात के बावजूद, इंडिया की तंग नजरी के बावजूद उन्होंने अपनी टीम को अलाउ किया कि आप वहां जाएं। क्योंकि पाकिस्तान की एक सोच है कि जो फनकार हैं या जो सियासत जो स्पोर्ट्स है, इसको सियासत से दूर रखना चाहिए, इसका सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इस वजह से पाकिस्तानी टीम वहां पे गई। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि आप हमारे सहाफियों को भी वो नहीं दे रहे हैं, वीजे नहीं दे रहे हैं, आप हमारे शायकीन को वीजे नहीं दे रहे, हिंदुत्व जो है, इवन मैम आईसीसी के जो मुलाजमीन हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं उनको भी वीजे नहीं दिए जा रहे। और ये अब दुनिया के सामने देखें, ये चीजें रिपोर्ट तो होंगी ना, इंटरनेशनल लेवल पे होंगी, पाकिस्तान इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेगा। आईसीसी के अंदर जाहिर है इनका जोर ज्यादा है, इनकी वहां पे बात ज्यादा मानी जा रही होती है। इस वजह से बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जिन पे इंडिया को फाइन होना चाहिए लेकिन नहीं किया जाता, उनको कंसेशन दे दी जाती है। इससे बहुत पहले भी एक दफा देखिए वाकया हुआ था कि पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम जो थी क्रिकेट टीम इंडिया गई थी और वहां पे उनके खिलाड़ियों को जहर देने का जो था वो वाकया हुआ था कि उनकी जान खतरे में पड़ गई थी। तो ये इंडिया की तरफ से तो ये इकदाम होते हैं। अब अगर पाकिस्तानी टीम इतने रिस्क के ऊपर गई है लेकिन वहां पे इंटरनेशनल मीडिया है, तो हमें उम्मीद है कि वो इंटरनेशनल मीडिया जो वो सही तरीके से रिपोर्ट करेगा और इंडिया जो है शायद अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए या दुनिया में जो पहले उसका इमेज खराब है उसको बेहतर करने के लिए सिक्योरिटी दे। क्योंकि किसी भी मुल्क के खिलाड़ी को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर आपको भी पता है कि इंटरनेशनली कवानीन उनके ऊपर बड़े सख्त किस्म के लागू होंगे। तो ये जो इंडिया ने किया है इसकी मजम्मत तो मेरे ख्याल में हर जगह के ऊपर होनी जरूर चाहिए। जी डॉक्टर फारूक आदिल साहब, ये फरमाइएगा सर कि क्या फिर इस घुटन के माहौल में एक टीम है, उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उसको स्पेक्टेटर्स अच्छे चाहिए होते हैं जहाँ पे वो दाद भी दे सकें, ऐसे घुटन के माहौल में फिर पाकिस्तानी टीम अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएगी? अच्छा, ये देखें कि पाकिस्तान की टीम बेस्ट परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक दूसरा पहलू है और तो बड़ा अहम पहलू है क्योंकि हमने जीतने के लिए भेजा है उनको। पहले दोनों मैच हार गए हैं वो वार्म अप मैचेस। अच्छा, अब मैं अच्छा अगर इजाजत दें तो अगली बात कह दूं। मैंने कहा आपको गेम मेन करते हैं ना जरा। अच्छा
देखिए ये बिल्कुल दूसरा पहलू है, और बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशन में अब अगर आप प्लान ये कर रहे हैं कि इनको ऐसी माहौल में रखो कि इनका हौसला ही फारिग हो जाए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात खिलाड़ी जंग की कैफियत में जाके उनका जज्बा और तरह का हो जाता है और फिर कारकर्दगी भी बेहतर होती है। ये एक बिल्कुल अलग मामला है। मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि असल में सबसे पहले गुज़श्ता 20-25 बरस से भारत की टीम, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई है, और उन्होंने बहुत सारे इवेंट और बहुत सारे मौके ज़ाये किए हैं, जिसका अभी न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जिनमें दुबई था, इस पर अभी शनीला ने कहा कि उस पर फाइन होना चाहिए था। असल बात यह है कि इस मामले को जिस अंदाज में दुनिया के सामने पेश करने की ज़रूरत है, ये अब देखें, आप सिर्फ खेल को और सियासत को अलग अलग इस तरह से नहीं कर सकते। ये सरासर सियासी मामला है और इसको भारत ने सियासी मसला बनाया है। तो आप ये केस दुनिया के सामने प्रेजेंट करें और ये प्रेजेंट करके बताएं कि ये जो आपके आईसीसी पे लोग बैठे हैं इंडिया के, ये इस काबिल नहीं है कि इनको जिम्मेदारी दी जाए, और इंडिया के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। अब आप ये देखें कि हैदराबाद दक्कन में जब आपकी टीम बाजार में निकली तो आम शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या था और हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है। जी, बरक्स। यानी हुकूमत वीज़ा देने को तैयार नहीं है, खिलाड़ियों को भी वीज़ा उन्होंने ऐन आखिरी वक्त पर जाके दिया, और आम आवाम बिरयानी खिला और इसीलिए दिया कि वो न तो प्रॉपर तैयारी कर सकें और उनके हौसले पस्त रहे। और इसी तरह से पाकिस्तान से न शहरी को जाने दिया जा रहा है, ना आईसीसी के पाकिस्तानी शहरियों को जाने दिया जा रहा है, ना सहाफ़ियों को दिया जाने जा रहा है। तो ये मामला उठाने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जिस बड़े प्लेटफॉर्म पर और जिस ताकत से ये मसला उठाने की ज़रूरत थी, ये काम हमने नहीं किया है। नहीं किया, ये इस पॉइंट काम आपका आ को गया, करने की ज़रूरत है। पॉइंट आ गया। नौशाद साहब, इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। पीसीबी ने 3 ईमेल्स भेजी हैं और बार बार भेजी हैं, रिमाइंडर्स के तौर पे भेजी हैं, आईसीसी को भेजी हैं कि खुदारा इसके ऊपर एक्शन लें कि जिन लोगों ने वहां पे जाना था उनको जाने नहीं दिया जा रहा और हिंदुस्तान उनको वीजे नहीं दे रहा। अब डिले पीसीबी ने कॉज किया है या आईसीसी कर रही है, और आईसीसी क्यों इतनी ज्यादा जो है वो यरगमाल बन चुकी है बीसीसीआई के आगे, सिर्फ इस वजह से कि 38% शेयर उनको जाना है? भाई देखें, वो बिग 3 का हिस्सा है, वो 38%, अभी 21% मिला है, लेकिन 38% उनका शेयर है। 38। आप देखिए कि ये जो बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया, ये मिलके इनका शेयर, वो एक का 7% है बर्तानिया का, 6%, 6.25% जो है वो ऑस्ट्रेलिया का रह गया है। तो वो चूंकि एक मेजर शेयर होल्डर है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो कंट्रोल भी है उसके हाथ में और डिसीजन मेकिंग में। लेकिन बेशक वो वीजे दे या ना दे सर, क्रिकेट की उसूलों की खिलाफ वर्जी कर दे, क्योंकि जो ईमेल पीसीबी ने लिखी है उनको, उन्होंने कहा आज तक हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि जो उसूल वजह किए गए हैं कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, उसको वायलेट कर रहा है इंडिया। बिल्कुल वायलेट कर रहा है, अगरचे कि इसके ऊपर अगर ये प्रॉपर तरीके से, ये जो डॉक्टर साहब ने बात कही है ना, कि अगर पाकिस्तान इस मौक़िफ़ को प्रॉपर तरीके से दुनिया के सामने पेश करे, और उसके लिए बड़ा बेहतरीन तरीका ये है कि ये बिग 3 से हटकर जितने भी बोर्ड्स हैं उनके साथ मिलके एक कंबाइन एफर्ट करे, तो उससे इंडिया को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है इन फ्यूचर। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो भारत है ना, इसके अंदर असल कुछ भी चीज नहीं है, तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है। ये बांग्लादेश बनाना, ये जो कुछ वो कनाडा के साथ कर रहा है, जो कुछ वो अपने इर्द गिर्द कर रहा है, या वो अपने मुल्क के अंदर अकलियतों के साथ कर रहा है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना होने का ही नतीजा है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। देखिए, ये मोदी हुकूमत के अलावा कोई हुकूमत शायद कर भी ना पाती जो कुछ इस वक्त वहां हो रहा है। सियासत के अलावा और वहां कुछ नहीं हो रहा। हम खेलने गए हैं, लेकिन असल में वहां सियासत ही हो रही है ना, क्योंकि अगर वो ये सोचे कि जनाब हम कंडीशंस के साथ जो है वो उसको क्लाइमेटाइज नहीं होने देंगे टीम को, तो टीम पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात होंगी। अच्छा, यहां वन साइडेड हजूम होगा, जो सिर्फ हिंदुत्व के लोग होंगे या बीजेपी के लोग भरे होंगे, वहां पे सीटों पे बैठे होंगे, विराजमान होंगे। अगर टिकट्स ऑलरेडी खरीदी जा चुकी हैं जी नौशाद साहब, टिकट्स ऑलरेडी खरीदी जा चुकी हैं और मेजॉरिटी बीजेपी के लोगों की है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि पैसे कहां से आए, दे डोंट हैव एनी आंसर। भाई वहीं से आए जहां से आते हैं। देखिए, अंडरस्टूड सी बात है ना भाई, मोदी हुकूमत अपनी हुकूमत है उनकी, वो हुकूमत कर रहे हैं तो वो चाहते ही हैं उनका, वो शायद उनको ये शायद लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम अच्छी स्पिरिट में थी, अच्छी पोजीशन पे खेल रही है, यहाँ पे रिकॉर्ड होल्डिंग पोजीशन है, इसकी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, हमारे खिलाड़ी बना रहे हैं, तो उस सूरत में हो सकता है कि उन्हें टफ टाइम देखना पड़ता है, और खासतौर पे अपनी
होम ग्राउंड पे देखना पड़े, तो उसके लिए उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। आप देखिए, आप मीडिया के लिए बात कर रहे हैं, वहां पर भी जिस वक्त ये मैचेस होंगे तो आप देखिएगा वहां क्या समा होता है, वहां किस तरीके से ये मैचेस कंडक्ट कराए और इससे पहले कितनी हरकतें वहां की जाएंगी, वहां किस तरह की तोड़फोड़ सामने आएगी। आप इसी डर से शायद मैच ना जीते कि जनाब कहीं ये ना हो कि वहां पर जो है वो आपके ऊपर टीम के ऊपर हमला कर दिया जाए। ठीक, पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर ताहिर। नहीं, मलिक साहब ये फरमाइएगा कि जो सिक्योरिटी के खदशात हैं, एक तो ये कितने जेन्युइन हैं और इनको एड्रेस करने की कितनी ज़रूरत है और कितने सीरियस कंसर्न्स हैं, और ख़ास तौर पे ये जो कुछ ड्रामा वीज़ा ना देने का रचाया जा रहा है, क्या ये इंडिया के अंदर इलेक्शंस 2024 में जो है अपनी उस वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए किया जा रहा है? यकीनन, और नौशाद साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इन्होंने जिक्र किया कि उसका हमें फुकदान नज़र आता है। देखिए, ये मेज़बानी इंडिया की है, लेकिन आईसीसी इसको मुनक्किद करता है और उन्होंने जो मेज़बानी के तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए। अच्छे उन्होंने इक्वली इसको ट्रीट नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को ख़त्म कराने में, इंटरनेशनल क्रिकेट को ख़त्म कराने में भी इंडिया का हाथ है, और आज अगर वो ये ना होता तो पाकिस्तान के अंदर भी वेन्यूज़ होते और यहाँ भी मैचेस होते। श्रीलंका टीम पे हादसे की बात कर रहे हैं, हादसे की मैं ये जिक्र कर रहा हूँ। अब ये है जो मुझे नज़र आ रहा है, और जिस तरफ जानिब फारूक आदिल साहब ने इशारा किया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वहाँ फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और इससे वो एलर्जिक हुए। वो लोग होटल के कमरों में भी आ रहे हैं और हज़ारों और लाखों की तादाद में उन्हें ग्रीट भी कर रहे हैं, तो उसका एक नफसियाती असर जो मुकाबले में टीम है उस पर भी होता है और वहाँ उन पे, तो उनको आप डिनाई कर रहे हैं। दूसरा, जो क्रिकेट के शायकीन हैं, आप दौरान जंग में भी यूनिवर्सिटियों को, मजहबी मकामात को और स्पोर्ट्स के मैदानों को उसमें बॉम्बिंग भी नहीं की जाती, लेकिन आप उन्हें टारगेट कर रहे हैं ताकि दोनों जो मुल्क हैं उसके जो क्रिकेट शायकीन हैं वो एक सिविलाइज तरीके से उस गेम को एंजॉय न कर सकें। तो ये यकीनन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और इसके अंदर अगर वो ये करते हैं तो इसके अंदर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो नरेंद्र मोदी साहब का जो पोस्चर है उसको तकवीत मिलती है कि हमने पाकिस्तान को यहाँ एसेटीज़ किया, ये सलूक किया, हमने वेलकम नहीं किया। तो इस बयानिए के साथ अगर इंडिया एक यकीनन बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर उसका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है और जिस तरह उसके आलमी सतह पे मामलात जा रहे हैं, तो ये काबिल अफसोस है। होना तो ये चाहिए था कि जो हमने पहले रवायात देखी हैं, बहुत सारे मैचेस हुए हैं जहाँ इंदिरा गांधी गई हैं हॉकी और क्रिकेट की, बहुत सारे मैचेस हुए हैं जो पाकिस्तान की क़यादत ने और इंडिया की क़यादत ने इकट्ठे देखे, और जीतने हारने वाली टीम को उन्होंने मुबारकबाद दी है, वेलकम किया। डॉक्टर साहब, तो सिक्योरिटी पे आ जाए, सवाल पे आ जाए, जो सिक्योरिटी का सवाल किया है कि कितना बड़ा खदशात, कितने जेन्युइन है। जो कंडीशन स्टेडियम की दिखाई गई और जो सिक्योरिटी की दिखाई गई, यकीनन वो इंतजामात तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो अपने इस इवेंट को इस हद तक ख़तरे में नहीं डालेंगे कि वो सिक्योरिटी कोई लैप्स हो। लेकिन अगर कोई इंतहा पसंद ग्रोह हमारी टीम को या टारगेट करता है तो उसका सारा ओनस जो जिम्मेदारी है वो इंडियन गवर्नमेंट पे होगी, और उन्हें तमाम इस तरह के मैयर लेने चाहिए कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक की भी जो टीमें उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। और यहाँ जो फैक्टर आपने ईमेल्स का जिक्र किया, आईसीसी एक ऐसा फोरम है, हमने फुटबॉल में भी ये कंट्रोवर्सीज देखी है कि फुटबॉल के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जो पॉलिटिक्स क्रिकेट में दिखाई जा रही है, और जिस तरीके से जो शेयर जिस जानिब इशारा किया नौशाद साहब ने कि ज़्यादा शेयर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अनफेयर मीन्स और सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ करें और शायकीन को वीज़े न इशू करें और गेम को गेम ना रहने दें। ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसे रेलेवेंट फोरम्स पे रेज करना चाहिए। स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी दुनिया में फ्रंट पेज न्यूज़ होती है और ज़्यादा पढ़ी जाती है। $5 बिलियन की सर इकोनॉमी है। इसके अंदर पाकिस्तान को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए मुनज़्ज़म तरीके से। पॉइंट आ गया, मैं आपको शामिल करता हूँ उस पर। आगा साहब ये फरमाइएगा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं नौशाद साहब? बस सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं, हम कहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, यकीन करें मुझे अब ये एहसास होने लग पड़ा है कि इंडिया इंतहाई छोटा मुल्क है जी, ज़हनी तौर पे बहुत छोटा है। ओके, आगा साहब आपकी तरफ आते हैं। सर ये फरमाइएगा, एक ऐसा मुल्क जहां मुसलमान गैर महफूज, जहां हिंदू दलित गैर महफूज, जहां पे सिख गैर महफूज, जहां क्रिश्चियंस गैर महफूज, वहां पे हमने अपनी टीम को वहां पे भिजवाया है, तो किस कदर हमारे खदशात रियलिस्टिक हैं कि वो गिरोह जो इन तमाम अपने लोगों को महफूज नहीं रख पाया, वो उनको कैसे रख पाएगा? इनकी सिक्योरिटी इतनी होगी जो फुल प्रूफ हो?
देखिए बात यह है कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, तो हरासा तो जरूर करेंगे, हर वक्त करेंगे, टेलीफोन कॉल्स भी करेंगे, दरवाजे भी रात खड़का के लोग चले जाया करेंगे, टीम को हरासा तो वो करेंगे, लेकिन वो कोई फास्ट फ्लैग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है और उसका ऑनर्स उस पर ही आता है, इंडिया पे आता है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आप लोगों को वो वीजे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पीसीबी के वर्कर, अपना जो स्टाफ है उसको वीजे देने चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है वो आप लोगों को वीजे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब पाकिस्तानी यहां से जाते ना लड़के वगैरह क्रिकेट खेलने के लिए, उन्होंने ऐसी ऐसी वहां पे प्लानिंग कहानी बनानी थी कि मोहम्मद असलम मोहम्मद अमजद को मिला, मोहम्मद अमजद जाके मोहम्मद जुबैर को मिला, और उन्होंने यहाँ पे फलानी जगह पे बहुत बड़ा ब्लास्ट करना था, और हमने जो है वो टाइमली जो है उनको पकड़ लिया है। उन्होंने आपके बंदे पकड़ के उनको टोटली अपना टेररिज्म के बीच में इन्वॉल्व करके 5-6 कहानियां बना के आपके हाथ में पकड़ा देनी थी, और हमने कुछ नहीं करना पाना था। ठीक, बॉलीवुड बहुत अच्छा मैं लोग नहीं जा रहे हैं भाई, पॉइंट आ गया सर। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ने। ठीक है, बिल्कुल ठीक, पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का, बड़े जबरदस्त से आज के दोनों मौजूआत को समेटा है जनाब। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।